गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है मगध साम्राज्य का उदय। अ, भारतीय इतिहास और ख़ास तौर से प्राचीन भारतीय इतिहास के अंदर मगध बहुत ही महत्वपूर्ण नाम है, साम्राज्य है, राज्य है, क्योंकि उसने इतने महान महान राजा वंश हमको दिए हैं और जो कि पूरे भारत की राजनीति को प्रभावित करते थे। वो कई बार यही होता था कि पूरा का पूरा भारत देश का राज्य भी मगध के द्वारा ही चला करता था। ठीक है, तो उस मगध का शुरू में इतिहास क्या रहा है, वो हम लोग देखेंगे। मगध बहुत ही इसमें हम लोग देखेंगे पहले मगध साम्राज्य का आरंभिक इतिहास। प्राचीन मगध राज्य का जो भौगोलिक विस्तार है वह आधुनिक बिहार के पटना एवं गया जिलों तक था। मगध राज्य के उत्तर में गंगा नदी, पूर्व में चंपा नदी, पश्चिम में सोन नदी तथा दक्षिण में विंध्याचल की पहाड़ियाँ थी। मगध की आरंभिक राजधानी ग्रीवज या राजगृह थी, जो कि गया के निकट स्थित पहाड़ियों पर बसी हुई थी। महाभारत में ग्रीवज के अन्य नाम भी दिए गए हैं, जो इस प्रकार है: राजगृह, मागधपुर तथा बृहदत्तपुर। बौद्ध ग्रंथ में इसे बिंबिसारपुरी भी कहा गया है। मगध का सबसे पहला जो उल्लेख हमें मिलता है वो मिलता है अथर्ववेद में। अर्थव माफ़ कीजिए, कॉल आ गया था। अर्थव संहिता में ब्राह्मण सीमा के बाहर रहने वाले व्रात्य को मगध से संबंधित कहा गया है। वैदिक साहित्य में मगध के ब्राह्मणों को निम्न कोटि का कहा गया है। प्रसिद्ध विद्वान ओल्डेनबर्ग के अनुसार उनके संस्कार वैदिक रीति से संपन्न न होने के कारण ऐसा माना गया है। वैदिक साहित्य में मगध के एक ही राजा के नाम का उल्लेख मिलता है, वो है प्रमगंध। इसके राज्यकाल की किसी घटना की जानकारी हमें नहीं मिलती है। महाभारत और पुराणों में मगध के प्राचीनतम राजवंश का नाम बृहदत्त बताया गया है, जिसमें बृहदत्त और जरासंध नामक दो प्रसिद्ध राजा हुए हैं। मगध के इस आदिवंश की स्थापना बृहदत्त ने की थी। बृहदत्त के बाद जरासंध मगध का राजा हुआ। पुराणों में जरासंध के पुत्र सहदेव से लेकर रिपुजन्य तक बृहदत्त वंश के राजाओं की सूची मिलती है। 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व तक बृहदत्त या बृहदत्त वंश का अंत हो चुका था। बौद्ध और जैन साहित्य के अनुसार बृहदत्त वंश के आने वाला हर्यक वंश था और उसका संस्थापक बिंबिसार था, जो कि बुद्ध का समकालीन था। यहीं से मगध जनपद के एक साम्राज्य के रूप में विकसित होने वाली कहानी प्रारंभ होती है। ठीक है, ये मगध का आरंभिक इतिहास था। अब हम मगध साम्राज्य के विकास की तरफ देखें तो उनमें 3 प्रमुख चरण मिलेंगे। प्रथम चरण है हर्यक वंश। इसके अंदर 545 ईस्वी से 412 ईस्वी तक हर्यक वंश ने शासन किया था। उसके अंदर कौन कौन से राजा हुए प्रमुख, उनके बारे में हम लोग देखेंगे। दूसरा द्वितीय चरण जो है वो है शिशुनाग वंश। इसका समयकाल 412 ईस्वी से पूर्व से 344 ईसा पूर्व तक रहा था। इसके भी प्रमुख राजा कौन कौन से रहे उसके बारे में हम लोग जानेंगे। और तृतीय चरण है नंद वंश, 344 ईसा पूर्व से 322 ईसा पूर्व। और इसके बाद फिर मौर्य वंश, जो कि बहुत प्रसिद्ध है इतिहास के अंदर, उसके बारे में हम लोग जानेंगे। लेकिन जो विकास के जो चरण जिसमें मगध अपने आप में काफ़ी विकसित हुआ, उसके ये 3 प्रमुख चरण हैं। ठीक है, तो बृहदत्त वंश के बाद जो प्रमुख वंश जिसने यहाँ पर शासन किया वो था हर्यक वंश। इसके बारे में हम लोग जानते हैं। मगध के एक बड़े साम्राज्य के रूप में विकसित होने की दिशा में पहला महत्वपूर्ण चरण हर्यक वंशी राजाओं
मुख्यतः बिंबिसार एवं अजातशत्रु के नेतृत्व में ही संपन्न हुआ था। हर्यक वंश नागवंश क्षत्रियों का ही एक उपवंश माना जाता है। हर्यक शब्द के अर्थ से भी यही द्योतित होता है कि हरि अर्थात नाग, अंक अर्थात चिन्ह और अतः हर्यक यानी नाग का चिन्हांकित। हर्यक वंश की स्थापना 545 ईसा पूर्व में बिंबिसार ने की थी। उसने 493 ईसा पूर्व तक शासन किया। बिंबिसार के बाद उसका पुत्र अजातशत्रु 493 ईसा पूर्व से 461 ईसा पूर्व तक मगध का शासक बना रहा। अजातशत्रु के बाद उसका पुत्र उदयन या उदयभद्र 461 ईसा पूर्व से 445 ईसा पूर्व तक रहा। उदयन के पश्चात उसके उत्तराधिकारियों अनिरुद्ध, मुंडक और नागदशक ने 445 ईसा पूर्व से 412 ईसा पूर्व तक शासन किया और 412 ईसा पूर्व में हर्यक वंश का समाप्ति हो जाती है। वो किस तरह से हुई वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। पहले हम लोग देखते हैं थोड़ा सा बिंबिसार के बारे में। मगध के साम्राज्यवादी स्वरूप का प्रवर्तक या संस्थापक कौन था? बिंबिसार। वह दक्षिणी बिहार के एक छोटे से सामंत या राजा का पुत्र था। उसके पिता का नाम विभिन्न ग्रंथों में अलग अलग दिया गया है, जैसे हेमजीत, शत्रुंजय, भट्टिय या बोधिस। बिंबिसार का दूसरा नाम श्रेणिक या सैन्य था, वैसे ही जैसे अजातशत्रु का दूसरा नाम कुनिक या कुनीय था। भंडारकर के अनुसार बिंबिसार शुरू में लिच्छवियों का सेनापति था जो उस समय मगध पर शासन कर रहे थे। कुछ समय बाद बिंबिसार मगध का स्वतंत्र शासक बन गया। इसको मत को स्वीकार करने में मुख्य कठिनाई यह है कि महावंश में यह स्पष्ट कहा गया है कि बिंबिसार जब 15 वर्ष का था तब उसके पिता ने उसे स्वयं सिंहासन पर आरूढ़ किया था। इससे यह संकेत मिलता है कि बिंबिसार के पिता स्वयं राजा थे। बिंबिसार एक महत्वाकांक्षी, कुशल एवं कूटनीतिज्ञ शासक था। उसने तत्कालीन राजनीतिक परिस्थितियों का सही आकलन किया और अपने दूरदर्शितापूर्ण नीति से मगध के साम्राज्य एवं प्रभुत्व को विस्तारित करने का प्रयास किया। उसके लिए उसने कुछ नीतियाँ बनाई थी, जैसे वैवाहिक संबंधों द्वारा मैत्री गठबंधन करना। बिंबिसार राजनीतिक गणित का कुशल खिलाड़ी था। उसे इस बात का आभास था कि समकालीन राजनीतिक शक्तियों को युद्ध क्षेत्र में एक साथ परास्त करना पाना मगध के लिए संभव नहीं है। इसलिए उसने उन चुनिंदा राजवंशों से वैवाहिक संबंधों द्वारा मैत्री गठबंधन कर लिया जो उसके राज्य की समवर्ती सीमाओं को सुरक्षित रखने में सहायक बने तथा अन्य दिशाओं में मगध की विस्तार विधि नीति के समर्थक बने। डॉक्टर रायचौधरी के अनुसार यूरोप के हैब्सबर्ग तथा बोरबोन्स की तरह बिंबिसार भी राजवंशों से वैवाहिक संबंधों का समर्थक था। बिंबिसार द्वारा स्थापित 4 वैवाहिक संबंध राजनीतिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। जो कौन कौन से थे? पहला, बिंबिसार ने कौशल के राजा प्रसन्नजित की बहन कौशल देवी से विवाह किया। इस विवाह संबंध से बिंबिसार को शक्तिशाली कौशल जनपद की मित्रता का लाभ हुआ। साथ ही दहेज के रूप में 1 लाख के वार्षिक भू राजस्व वाला काशी ग्राम भी प्राप्त हुआ। उल्लेखनीय है कि काशी ग्राम मगध को कौशला देवी के स्नान व श्रृंगार के खर्च को पूरा करने के लिए दिया गया था। दूसरा जो उसका वैवाहिक संबंध है वो था, बिंबिसार ने वैशाली के लिच्छवी शासक चेटक की पुत्री चेलना के साथ भी विवाह किया। इस मैत्री गठबंधन द्वारा बिंबिसार ने न केवल मगध की उत्तरी सीमा को सुरक्षित कर लिया बल्कि कुछ अन्य लाभ भी अर्जित किए। वैशाली गंगा नदी के उत्तर में स्थित होने के कारण व्यापार का एक प्रसिद्ध केंद्र थी। मगध के व्यापार को इस स्थिति का आर्थिक लाभ मिला। दूसरा, विनय पिटक में कहा गया कि लिच्छवी लोग रात के अंधेरे में उत्तर की ओर से धावा बोलकर मगध की राजधानी में लूटपाट कर लेते थे, पर वैवाहिक संबंध के बाद इस प्रकार की घटनाएं भी समाप्त हो गई। और तीसरा जो उसका वैवाहिक संबंध था वो था, बिंबिसार ने मद्र देश यानी उत्तरी पंजाब की राजकुमारी शेमा के साथ विवाह कर मद्रों से मित्रतापूर्ण संबंध स्थापित कर लिए थे। और उसका जो चौथा वैवाहिक संबंध था वो था कि बिंबिसार की एक अन्य रानी विदेह कन्या वासवी थी। मिथिला के विदेहों से वैवाहिक संबंध स्थापित कर बिंबिसार ने अपनी पूर्वी सीमा के शत्रु देश अंग को उत्तर पश्चिम की ओर से मैत्री विहीन कर दिया था। इससे अनुमान लगाया जा सकता है कि बिंबिसार ने समकालीन कुछ अन्य राजवंशों के साथ भी वैवाहिक संबंध स्थापित किए होंगे, क्योंकि महावग्गा में बिंबिसार की 500 रानियों का उल्लेख मिलता है। दूसरा, बिंबिसार राजनीतिक एवं सौहार्दपूर्ण संबंधों द्वारा मगध का सुदृढ़ीकरण किया। वैवाहिक संबंधों के अतिरिक्त बिंबिसार ने कुछ अन्य राज्यों के साथ राजनयिक या सौहार्दपूर्ण संबंध स्थापित कर लिए, जैसे से मगध की स्थिति को मित्रों के बाहुल्य से और अधिक सुदृढ़ बना लिया। रोरुक का राजा, रोरुक जो कि सिंध का राजा था,
रुद्रायन एवं गंधार का राजा पुकोसाती यानी पुष्करधारी बिंबिसार के नए मित्र थे। गंधार के राजा ने मगध की राजसभा में एक दूत भी भेजा था। विद्वानों का अनुमान है कि बिंबिसार ने गंधार, कंबोज, वत्स, मद्र एवं सिंध के साथ दूत संबंध स्थापित किए थे। बिंबिसार ने अवंती के प्रतापी राजा प्रदोष से भी सौहार्दपूर्ण संबंध स्थापित कर लिए। एक बार राजा प्रदोष जब पांडुरोग से ग्रस्त हो गया तो बिंबिसार ने अपने राजवैद्य जीवक को उसके उपचार के लिए भेजा था। और तीसरा जो मगध का उन्होंने विस्तार किया बिंबिसार ने, वो था युद्ध एवं आक्रामक नीति द्वारा साम्राज्य विस्तार। अपने वैवाहिक एवं कूटनीतिक संबंधों के कारण बिंबिसार मैत्री शक्ति से संपन्न हो गया। इसके बाद उसे शत्रु राज्यों के विरुद्ध आक्रामक नीति के अनुसरण में बड़ी सुविधा हो गई। मगध के पूर्व में अंग का राज्य था तथा मगध एवं अंग की पुरानी शत्रुता थी। अपनी कुशल कूटनीति के फलस्वरूप ही बिंबिसार को अपने शत्रु अंग से युद्ध करने का अवसर मिला। बिंबिसार ने अंग राज्य पर आक्रमण कर दिया। युद्ध में अंग का राजा ब्रह्मदत्त मारा गया तथा अंग का राज्य मगध में शामिल कर लिया गया। साम्राज्य निर्माण की ओर मगध का यह दूसरा कदम था। पहला कदम वैवाहिक संबंध के द्वारा काशीग्राम का मगध राज्य में विलीनीकरण था। इस प्रकार कूटनीति और ताकत के बल पर बिंबिसार ने अंग राज्य तथा काशी के एक बड़े भाग को मगध में मिला लिया था। फिर तो मगध निरंतर विस्तार की ओर बढ़ता गया और तब तक बढ़ता गया जब तक कि महान अशोक ने कलिंग के बाद अपनी तलवार नहीं रख दी। बुद्ध कोश की अटकथा में कहा गया कि बिंबिसार के काल में मगध का राज्य विस्तार दुगना हो गया। महावक के अनुसार बिंबिसार के राज्य में 80,000 ग्राम थे। बुद्ध चर्या से ज्ञात होता है कि बिंबिसार के राज्य का विस्तार 300 योजन था। बिंबिसार एक कुशल शासक एवं सख्त प्रशासक भी था। उसने मगध में एक प्रभावी प्रशासक व्यवस्था की आधार भूमि तैयार की। बिंबिसार की राज्य व्यवस्था का प्रशंसायुक्त विवरण हमें बौद्ध साहित्य में मिलता है। बिंबिसार के प्रमुख अधिकारी महामात्र कहे जाते थे। बौद्ध साहित्य में बिंबिसार के निम्नलिखित महामात्रों का उल्लेख मिलता है। सबतक महामत, सर्वातक महामात्र, सेनानायक महामात्र, व्यवहारिक महामात्र और ग्राम भोजक या ग्रामकूट महामात्र। बिंबिसार बड़ा कठोर प्रशासक था। उसने अपने अधिकारियों पर पूर्ण नियंत्रण रखता था। चुल्लु वर्ग से ज्ञात होता है कि गलत राय देने वाले अधिकारियों को वह निकाल देता था एवं सही परामर्श देने वाले अधिकारियों को प्रोत्साहित तथा पुरस्कृत करता था। बिंबिसार की इस नीति के कारण मगध को अजातशत्रु के काल में वशकार और सुनीत जैसे प्रतिभावान एवं योग्य अधिकारी मिले। बिंबिसार के काल में न्याय व्यवस्था बड़ी त्वरित एवं कठोर थी। विनय पिटक से ज्ञात होता है कि अपराधियों को कारावास के अलावा लोहे से दागने, जीभ काटने, कोड़े से मारने, पसलियाँ तोड़ने तथा अंग भंग जैसे दंड दिए जाते थे। गंभीर अपराधों के लिए शिरोच्छेदन तथा द्वारा मृत्युदंड भी दिया जाता था। बिंबिसार के समय में धर्म एवं कला। बिंबिसार बुद्ध एवं महावीर दोनों का समकालीन था। उसे बौद्ध तथा जैन धर्म वाले दोनों अपना अपना अनुयायी बताते हैं। संबोधि प्राप्त करने के 6 महीने बाद बुद्ध जब राजगृह पहुंचे तब बिंबिसार स्वयं व्यक्तिगत रूप से उनसे मिला एवं उनके उपदेश सुनकर बौद्ध धर्म का अनुयायी हो गया। उसने वेलुवन नामक उद्यान बुद्ध तथा संघ के लिए प्रदान किया। दिग्ग निकाय के अनुसार मगध राज श्रेणिक बिंबिसार पुत्र सहित, भार्या सहित, परिषद सहित, अमात्य सहित प्राणों से श्रमण गौतम का शरणागत हुआ है। बिंबिसार ने बौद्ध भिक्षुओं के नाव से गंगा पार करने की व्यवस्था निःशुल्क किए जाने के आदेश दिए। उसने अपने राजवैद्य जीवक को बुद्ध एवं संघ का चिकित्सक नियुक्त कर दिया। सुमंगल विलासनी एवं दिग्ग निकाय के अनुसार बिंबिसार ने भगवान बुद्ध का नाम लेते हुए अपने प्राण त्यागे थे। उपरोक्त साक्ष्यों के प्रकाश में विद्वानों का अनुमान है कि बिंबिसार व्यक्तिगत जीवन में बौद्ध धर्म का अनुयायी था, लेकिन जैन धर्म के प्रति भी उसका समादर भाव था एवं ब्राह्मण धर्मानुयायियों का भी वह सम्मान करता था। जैन ग्रंथ उत्तराध्यान सूत्र के अनुसार राजाओं में सिंह बिंबिसार, दूसरे सिंह अर्थात भिक्षुओं में सिंह अन्नगार सिंह महावीर के पास अपनी रानियों एवं संबंधियों के साथ विनम्रतापूर्वक आया और उसने जैन धर्म में श्रद्धा व्यक्त की। ब्राह्मण धर्म के प्रति बिंबिसार के उदार दृष्टिकोण की जानकारी दिग्ग निकाय से मिलती है, जिसमें कहा गया कि उसने सौंदंड नामक ब्राह्मण को चंपा की पूरी आय दान में दे दी। कुल मिलाकर बिंबिसार व्यक्तिगत रूप से बौद्ध मतावलंबी होते हुए भी एक धर्म सहिष्णु शासक था एवं अन्य धर्मों के प्रति भी उदार दृष्टिकोण रखता था। हेनसेन के अनुसार बिंबिसार ने पुराने राजगृह के स्थान पर नए राजगृह की स्थापना की थी और उसे अपनी राजधानी बनाया।
इसका कारण यह भी बताया गया कि वज्जियों के कारण पुराने राजगृह में आग लग गई थी। राजगृह नगर के भवनों एवं राजप्रसाद का निर्माण करने वाला उस समय का प्रसिद्ध वास्तुकार महागोविंद था। सुमंगल विलासिनी के अनुसार इस नगर में 32 महाद्वार एवं 64 छोटे द्वार थे। बिंबिसार ने 493 ईसा पूर्व तक अर्थात लगभग 52 वर्षों तक शासन किया, लेकिन उसके जीवन का अंतिम समय बड़ा दुखद रहा है। बौद्ध तथा जैन साहित्यों से विदित होता है कि बिंबिसार के पुत्र अजातशत्रु ने अपने पिता के सुदीर्घ शासन काल से परेशान होकर उसे बंदीगृह में डाल दिया। बौद्ध ग्रंथों के अनुसार अजातशत्रु ने बंदीगृह में अपने पिता को मरवा दिया, जबकि जैन ग्रंथों के अनुसार बिंबिसार ने कारागार में विष खाकर अपने प्राण दे दिए। इस प्रकार मगध साम्राज्य के प्रवर्तक एवं सुयोग्य संस्थापक बिंबिसार का बड़ा दुखमय अंत हुआ। अजातशत्रु 493 ईसा पूर्व और 461 ईसा पूर्व तक इसने शासन किया था। बिंबिसार का पुत्र अजातशत्रु बड़ा उत्कट साम्राज्यवादी था और उसने आरंभ से ही विस्तार की नीति अपनाई। अजातशत्रु का दूसरा नाम कुनिक या कुनय था। अजातशत्रु ने अपने आक्रामक नीति से मगध के साम्राज्य में भारी विस्तार किया तथा उसकी प्रभुता और शक्ति संपन्नता को ऊंचाइयों के नए आयाम प्रदान किए। उसका शासन हर्यक वंश का चरमोत्कर्ष काल था। उसका जो साम्राज्य विस्तार है उसमें कौशल से युद्ध। बिंबिसार की मृत्यु के बाद पति के वियोग के दुख से उसकी पत्नी कौशला देवी, कौशल के राजा प्रसेनजित की बहन की भी मृत्यु हो गई। प्रसेनजित मगध में हुए घटनाक्रम से बड़ा क्रोधित था तथा उसने कौशल देवी को विवाह के समय दहेज में दिए गए काशी के क्षेत्र पर पुनः अधिकार कर लिया। इस प्रश्न को लेकर मगध एवं कौशल में संघर्ष छिड़ गया, जो एक लंबे समय तक चलता रहा। इस संघर्ष के दौरान अनेक लड़ाइयाँ लड़ी गई, जिसमें दोनों पक्षों को कई बार जय पराजय हुई। प्रारंभ में अजातशत्रु ने अनेक बार प्रसेनजित को पराजित किया तथा प्रसेनजित को भागकर स्वास्थ्य में शरण लेनी पड़ी। बाद में अजातशत्रु पराजित हुआ तथा बंदी बना लिया गया। अंत में दोनों राज्यों ने शांति एवं मैत्री स्थापित करने का निर्णय लिया तथा उनके मध्य एक संधि हुई जो मगध के अनुकूल थी। इस संधि के अनुसार प्रसेनजित ने अपनी कन्या राजकुमारी वजीरा का विवाह अजातशत्रु के साथ कर दिया तथा काशी का क्षेत्र मगध को पुनः प्रदान किया गया। वज्जी संघ पर विजय। अजातशत्रु के जीवन काल की सबसे महत्वपूर्ण घटना वज्जी संघ पर उसकी विजय थी, जो बड़े जबरदस्त कूटनीतिक चातुर्य एवं दीर्घकालीन युद्ध के पश्चात हासिल हुई थी। तीसरा, अवंती से टकराव की स्थिति। अजातशत्रु की उपयुक्त सफलता के कारण मगध की पूर्वी भारत में संप्रभुता स्थापित हो गई और अब उसका संघर्ष मध्य भारत के प्रतापी राजा प्रदोष से अब होना असंभावी सा हो गया। मध्यम निकाय में कहा गया कि अजातशत्रु ने अपनी राजधानी राजगृह का दुर्गीकरण इसलिए करवाया क्योंकि उसे प्रदोष के आक्रमण की आशंका थी। लेकिन अजातशत्रु के काल में मगध और अवंती राज प्रदोष के मध्य किसी संघर्ष की हमें कोई जानकारी नहीं मिलती। उत्तरी भारत के निर्विवाद सत्ता के लिए इन दो शक्तियों के मध्य अजातशत्रु की मृत्यु से कोई संघर्ष नहीं हो पाया। संभवतः अजातशत्रु एवं प्रदोष दोनों एक दूसरे से भयभीत थे। अजातशत्रु ने अपनी पुत्री पद्मावती का विवाह वत्स राज उदयन के साथ कर वत्स को अपना मित्र बना लिया था। इस संबंध के कारण अनुमानतः अवंती राज प्रदोष मगध के विरुद्ध वत्स का सहयोग न पाकर निरुत्साहित हुआ होगा। धर्म एवं कला। अजातशत्रु ने अपने पिता बिंबिसार की भांति धार्मिक दृष्टि से सहिष्णु एवं उदार शासक था। उसने भी जैन तथा बौद्ध दोनों ही पंथ अपना यही बताते थे, लेकिन उपलब्ध प्रमाणों से यह संकेत मिलता है कि पहले वह जैन धर्म से प्रभावित था किंतु बाद में बौद्ध धर्मावलंबी हो गया। जैन ग्रंथों में कहा गया कि वह अपनी रानियों एवं परिजनों के साथ निगंठ नाटपुत्र से अक्सर मिलने जाता था, लेकिन बाद में अजातशत्रु भगवान बुद्ध का अनुयायी हो गया। इसका पुरातात्विक प्रमाण द्वितीय शताब्दी ईसा पूर्व की भरत वेदिका पर अजातशत्रु द्वारा बुद्ध की शरण में आने का दृश्य और उस पर अंकित यह अभिलेख अजातशत्रु भगवान बुद्ध की वंदना करता है। अजातशत्रु भगवतो वंदति। महापरिनिर्वाण सूत में भी अजातशत्रु को भगवान के चरणों में वंदना करते हुए बताया गया है। अजातशत्रु के राज्यकाल में महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण हुआ था। बुद्ध के निर्वाण के बाद अजातशत्रु ने बुद्ध के भग्नावशेषों को एक अंश मांगा था। उल्लेख आता है कि महाकश्यप ने अवशेषों का मुख्य भाग अजातशत्रु को दिया, जिस पर उसने एक स्तूप बनवाया। महावंश का कथन है कि अजातशत्रु ने अपने राजधानी के चतुर्दिक धातु चैत्यों का निर्माण करवाया, 18 बौद्ध महाविहारों का जीर्णोद्धार करवाया। बुद्ध के महानिर्वाण के पश्चात उसकी शिक्षाओं को व्यवस्थित करने के लिए अजातशत्रु के तत्वाधान में राजगृह के सप्तपर्णी गुफा में प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन किया गया, जिसमें 500 प्रतिष्ठित भिक्षुओं एवं स्थविरों ने भाग लिया। इस संगति में बुद्ध की शिक्षाओं को 2 पिटकों विनय पिटक एवं सुत्त पिटक में संकलित किया गया। अजातशत्रु ने लगभग 32 वर्षों तक शासन किया। अब बात करते हैं हम लोग
उदयन या उदयभद्र। अजातशत्रु के बाद उसका पुत्र उदयन या उदयभद्र गद्दी पर बैठा, जो अपने पिता के राज्यकाल में चंपा का उपराजा था। उदयन के काल की सबसे महत्वपूर्ण घटना गंगा के तट पर मगध की नई राजधानी पाटलिपुत्र का निर्माण है। काशी, अंग और वज्जी राज्य के मगध में विलीनीकरण के बाद मगध साम्राज्य बहुत बड़ा हो गया था और उसकी उत्तरी सीमा हिमालय की तलहटी तक पहुंच गई थी। अतः राजधानी की दृष्टि से अब राजगृह उपयुक्त नहीं था। उदयन ने अजातशत्रु द्वारा पाटलिक्रम में बनवाए गए दुर्ग को एक विस्तृत नगर का रूप प्रदान किया और उसे मगध की राजधानी बना दिया। यह नगर पाटलिपुत्र के नाम से विख्यात हुआ। इस समय अवंती राज्य ही मगध के प्रतिस्पर्धी राज्य के रूप में बचा था। इस समय तक वत्स राज्य को अवंती के राजा पालक ने अपने राज्य में मिला लिया था और अवंती राज्य की सीमाएं उत्तर पूर्व में अब मगध से टकरा रही थी। मगध और अवंती के मध्य शक्ति संघर्ष अजातशत्रु के काल से संभावित था, लेकिन उदयन के समय में इन दोनों राज्यों के मध्य निर्णायक युद्ध नहीं हो सका। उदयन जैन धर्म का अनुयायी था और अपनी राजधानी के मध्य में उसने एक जैन चैत्यागृह का निर्माण करवाया। उदयन के उत्तराधिकारी 445 ईस्वा पूर्व से 412 ईस्वा पूर्व तक सेनी बौद्ध ग्रंथों में उदयन के 3 उत्तराधिकारियों का उल्लेख है, अनिरुद्ध, मुंडक और नागदाशक, जिन्होंने क्रमशः राज्य किया। इन तीनों को पितृहंता कहा गया है। ये बड़े कमजोर एवं विलासी शासक थे। पितृहंता होने के कारण मगध के मंत्रियों एवं नागरिकों ने हर्यक वंश के अंतिम राजा नागदशक को सिंहासन से उतारकर उसके पूरे राज परिवार को निष्कासित कर दिया तथा शिशुनाग नामक एक योग्य अमात्य को राजा के पद पर आरूढ़ किया। इस प्रकार मगध में हर्यक वंश के शासन का अंत हुआ तथा एक नए वंश शिशुनाग वंश के शासन का आरंभ हुआ। ये हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।